लास्ट मैंने वीडियोस बनाकर भेजी थी चैप्टर नंबर 3 की, सब लोगों को मिल गई थी। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी देखी सब लोगों ने? देख लिया। ओके, चैप्टर क्लियर हुआ जितना उसमें समझाया था? ओके, तो लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था उसमें? कशिश, माही, बेटा आप लोगों ने वीडियोस देखी है? लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? आप लोगों ने देखी भी है कि नहीं देखी है? मेरा भी बाकी है देखना। कब की आई हुई थी बेटा? कशिश, आपने भी नहीं देखी? अभी तो सभी लोगों ने बोला कि देख लिए, तो किसी ने देखी नहीं, किसी को यही नहीं पता कि कहाँ तक थी। पेज नंबर 23, परमानेंट सेटलमेंट। ओपन किया सबने पेज नंबर 23, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये बंद कर दो, प्रॉपर आवाज आ रही। Start. The permanent settlement was introduced in 1793 in Bengal by the then Governor General Lord Cornwallis. परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था बंगाल के गवर्नर जनरल ने, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में। द जमींदार्स वर वेस्टेड द विद लैंड ओनरशिप राइट्स। इसमें क्या था कि जमींदार को ये ओनरशिप, जो जमीन के ओनर होते थे जमींदार लोग, उनको ये राइट दिया गया था, got vested with land ownership right. Earlier they just had the right to collect revenue. जमींदार को उसमें ये राइट्स दिया गया था कि आप जितने भी पीजेंट्स हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनसे रेवेन्यू लें, उनसे रेवेन्यू वसूल करें, ठीक है। This meant that the peasants became their tenants. इसका मतलब ये हुआ था कि उनकी जमीन पे जो काम करने वाले पीजेंट्स थे, जो भी फार्मर थे, किसान थे, वो एज अ टेनेंट्स के रूप में थे। टेनेंट्स किसे बोलते हैं? किराएदार, ठीक है। तो जो भी जमीन पे फार्मर काम कर रहे थे वो एज अ टेनेंट्स के रूप में थे, और ओनर जो थे, जमींदार जो थे, वो उनसे रेवेन्यू वसूल करते थे, रेवेन्यू लेते थे, ठीक है। द जमींदार्स वर आल्सो मेड द हेरिडिटेटरी ओनर्स ऑफ द लैंड। हेरिडिटेटरी मीन्स कि जैसे जो ओनर्स की फैमिली होती थी, जो जमींदार की फैमिली होती थी, उसके बाद भी आज उनके फादर हैं, कल उनके सन होंगे, फिर उनके सन होंगे, इस तरीके से अनुवांशिक रूप से, यानी उसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो जमींदार बने रहेंगे। द लैंड रेवेन्यू अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। इसमें जो लैंड रेवेन्यू के जो अमाउंट था, उस अमाउंट को फिक्स कर लिया गया था। लाइक जमींदार को बता दिया गया था कि आपको पीजेंट से, अपने टेनेंट से इतना अमाउंट वसूल करना है, इतना अमाउंट लेना ही लेना है। It was felt that this would ensure a regular flow of income to the East India Company.
reduce the ability of the official to change the amount they could collect। इसमें क्या बोला कि उन लोगों को ऐसा फील होता था, जो जमींदार होते थे उन्हें ऐसा बताया जाता था कि आप लोगों को हम ये राइट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी ये जो है परमानेंट रेगुलर इनकम सोर्स रहेगा। क्लियर है? It was felt that this would ensure a regular flow of income to East India Company। और जो रेवेन्यू का पैसा आएगा उसे 80 to 85% आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपके पास रहेगा। ठीक है, ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रेगुलर इनकम सोर्स था जो जमींदार उन्हें कलेक्ट करके देते थे। एंड ऑल्सो एंकरेज, और एंकरेज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार को टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इसके बाद उन्हें ये एंकरेज भी किया जाता था जमींदारों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी जो भी आपकी लैंड है जिसपे फर्टाइल हो रहा है, जिसपे फर्टाइल हो रहा है, जिसपे पीजेंट्स काम कर रहे हैं, उस जमीन को इम्प्रूव करो। उस जमीन में जो भी कमी हो रही है लाइक खाद की या किसी भी चीज की, कोई मेडिसिन वगैरह की, तो वो सब चीजें उसको प्रॉपरली आप लोग इन्वेस्ट करो जिससे जो लैंड है वो इम्प्रूव हो सके। Since the revenue demand was fixed permanently and was not to be increased। इसके बाद तो जो रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया था वो एकदम फिक्स था, परमानेंट था। ठीक है, इतना अमाउंट उन्हें देना ही देना था, अमाउंट दे कुड कलेक्ट, इतना अमाउंट उन्हें पीजेंट से कलेक्ट करना ही था। एंड आल्सो एनकरेज टू जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड सिंस द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। जो भी रेवेन्यू डिमांड था वो फिक्स थी एंड वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड, और उसे बढ़ाया नहीं जाएगा। क्लियर? जैसे 80 to 85% ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए डिसाइड कर दिया गया था कि उनको इतना देना है, बाकी आप सेव करेंगे रेवेन्यू का जो भी अमाउंट होगा, तो वो ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, इतना ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ लैंड। उन्हें ऐसा बताया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जमींदार को ऐसा बताया जाता था कि जैसे ही प्रोडक्शन जो है, जो फर्टाइल है, जिस जमीन से जितना प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा उस हिसाब से उनके अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा। जमींदार को जो सोर्स अमाउंट रेट जो मिलता था वो अमाउंट रेट बढ़ा दिए जाएंगे अगर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तब। एंड द करप्शन ऑफ द ऑफिशियल वुड बी कर्ब्ड, और ऐसा नहीं होता था और ऐसे में करप्शन फैलता जाता था, करप्शन ज्यादा होता जाता था। The application of the permanent settlement system did not have the desired effects। जो परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए गए थे, जो परमानेंट सेटलमेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाए थे, वो जो जितनी उन्होंने डिजायर की थी, जितना वो समझते थे या जितना वो चाहते थे कि इंडिया से जो पीजेंट्स हैं उनसे हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतना हमें अमाउंट हर मंथ और हर ईयर एनुअल इतना मिलेगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। क्लियर? उनकी जो डिजायर थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। द पीजेंट्स हैड टू पे अ हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड फेलियर टू डू सो कुड लीड टू इविक्शन फ्रॉम देयर लैंड। क्या होता था कि पीजेंट्स, जब वो फिक्स अमाउंट था, परमानेंट अमाउंट था, तो जब पीजेंट्स अपनी जो फर्टाइल लैंड थी उससे इतना प्रोडक्शन, इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो वो उतने उनका अमाउंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था वो उतना पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका सोर्स ही इतना नहीं हुआ था, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं होता था, तो वो इतना पे नहीं कर पाते थे। जब ऐसी नौबत आ जाती थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी जो जमीन थी, जिस जमीन पे वो लोग काम करते थे या जो भी जमीन से काम लेते थे, उस जमीन को नीलामी पर, इविक्शन की नौबत आ जाती थी। इट मीन्स उसको नीलाम कर दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा कहना था, या तो हमें प्रोडक्शन से अमाउंट पे करो जितना हमने परमानेंट सेटलमेंट में सिस्टम में लगाया हुआ है, इतना अगर नहीं पे कर पा रहे हो तो आपकी लैंड को इविक्ट कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा।
could lead to eviction from their land. They were not exempted from paying taxes even if their crops had failed or destroyed due to floods or drought. The peasant often had to borrow money from the moneylenders to pay their dues. क्या होता था, ये लाइक फ्लड आया या ड्रॉट वगैरह आए तो उसके कारण जो पीजेंट्स थे उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी, उनकी क्रॉप अच्छी नहीं हो पाती थी, तो वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जितना कि उन्हें अमाउंट पे करना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ रेवेन्यू के रूप में। अगर जब वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो वो जो लैंडर्स थे, उनके विलेजेस में जो भी मनी लैंडर्स थे उनसे मनी बोरो करते थे, उधार लेते थे। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? जब भी वो मनी यस मैम। जब भी वो मनी उनसे उधार लेते थे मनी लेंडर से, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जो भी ड्यूज थे वो पे करने पड़ते थे, अदरवाइज उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो इसके लिए वो लोग मनी लेंडर से मनी को बोरो करते थे और बोरो करके अपने जो भी ड्यूज थे, जो भी उनके रह जाते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू के रूप में पे करते थे। वंस इन डेप्ट दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। और ऐसा ही अगर नॉर्मली चलता जाए कि बार बार को किसी पर्सन को बोरो करनी पड़ रही है मनी, उनका इतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, क्रॉप्स इतनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, तो एक टाइम के बाद में उनके ऊपर कर्ज बहुत चढ़ जाता था और एट लास्ट में उनके पास अपनी जमीन को इविक्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता था। ठीक है? The zamindars did not invest in the improvement of the land. जमींदार को बोला गया था कि आप लैंड, जो जमीन है, जो भी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उनमें उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, लेकिन जमींदार ऐसा नहीं करते थे। वो सारी जितनी भी मनी ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्हें मिलती थी वो अपने पास उसे सेव करके रख लेते थे, वो लैंड इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते थे। एज द फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू वॉज टू हाई। और जब इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था जमीन में, लैंड फर्टाइल अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी, तो डेफिनेटली श्योर के ऐसा ही होता था कि रेवेन्यू उनका बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और वो उतना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, पीजेंट्स फार्मर्स इतना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनके ऊपर कर्ज बढ़ा और उन्हें इविक अपनी लैंड को इविक्शन या इविक करना पड़ा। द जमींदार सफर्ड एज वेल। इसके अलावा जमींदार को भी कई बार इन सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, कुछ सफर करना पड़ा। दे हैड टू पे द रेवेन्यू बाय अ फिक्स्ड डेट एंड टाइम। जो जमींदार इक्वल पे करते, जो भी लैंड फार्मर या पीजेंट से रेवेन्यू लेते थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक टाइम डिसाइड किया गया था कि इस डेट को और इस टाइम को उन्हें वो रेवेन्यू सबमिट करवाना है, उन्हें वो रेवेन्यू देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। फेलियर टू डू सो वुड लीड टू जमींदारी बीइंग। कई बार ऐसा होता था कि अगर नहीं मिल पाते थे उन्हें रेवेन्यू, कई बार उन्हें प्रॉपरली पूरा नहीं भी मिल पाता था, ठीक है, तो उन्हें अपनी तरफ से भी रेवेन्यू पे करना पड़ता था जमींदार को। और अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो जो उनके पास जमींदारी की जो उन्हें राइट दिया गया था लोगों से रेवेन्यू लेने का, उनसे वो ले लिया जाता था, उनसे वो छीन लिया जाता था। ऑक्शन ऑफ बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा उनसे वो ले लिया जाता था। द प्लाइट ऑफ द कल्टिवेटर्स वर्सनड substantially under the system of a permanent settlement। इस कंडीशन में, क्योंकि जमींदार बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था लैंड में, तो वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी लैंड, जिसके कारण पीजेंट्स और फार्मर की जो सिचुएशन थी वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी एक समय के बाद में कि उन लोगों को अपनी जमीन भी इविक्ट करनी पड़ती थी, नीलामी करवानी पड़ती थी, उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये थे कि सिचुएशन ऐसी बढ़ती चली गई परमानेंट सेटलमेंट में भी, जो खेती करने वाले किसान थे उन लोगों की जो भी सिचुएशन थी वो दुर्दशा बिल्कुल खराब होती चली गई थी। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट कहीं ना कहीं एंड में आके सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेटलमेंट आया,
हमने स्टार्टिंग में 3 सेटलमेंट्स की बात की थी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट और उसके बाद माहलवारी सेटलमेंट। अब हम सेकंड सेटलमेंट पढ़ेंगे, रैयतवारी सेटलमेंट। अभी तक जितना पढ़ा था वो सभी को क्लियर हो गया? यस मैम इसमें जो पीजन है वो फार्मर्स है ना? पीजेंट्स फार्मर को बोलते हैं बेटा, फार्मर पीजेंट जो उस जमीन पर खेती करता है, ठीक है? ओके मैम। ओके, नेक्स्ट अब हम सेटलमेंट पढ़ेंगे, रैयतवारी सेटलमेंट। द गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज इट्स इनकम इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट को परमानेंट सेटलमेंट से इतनी इनकम उनकी इंक्रीज हो नहीं रही थी, उनकी जो भी सोर्सेस था इनकम सोर्स वो नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है? तो परमानेंट सेटलमेंट इसलिए सिस्टम को खत्म किया गया। एज सच दे बिगेन लुकिंग एट अदर एक्सपेरिमेंटल लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक द रैयतवारी सिस्टम। इसके बाद उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया लैंड पर और उन्होंने एक नए सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, द नेम इज रैयतवारी सिस्टम, ठीक है? दिस सिस्टम हैड बीन, wait a minute students. Yes students, sorry, हम कहाँ पर थे? रैयतवारी सेटलमेंट, ठीक है? तो दूसरा सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, रैयतवारी सिस्टम। दिस सिस्टम हैड बीन अर्लियर ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय Alexander Reed in the some of the areas that had been taken over the company after the war with Tipu Sultan. क्या हुआ था, इसको जो रैयतवारी सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर ने, और ये जब टीपू सुल्तान के साथ इन्होंने कुछ एरिया पे युद्ध किया था, वॉर की थी, उस वॉर में ये जीत गए थे वो एरिया सारे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अलेक्जेंडर जीत चुके थे और इन्होंने उन एरिया में ये नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ये नया सेटलमेंट बनाया, ठीक है? द रैयतवारी सिस्टम वाज अप्लाइड बाय द थॉमस मुनरो। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, आपके राइट साइड 3.2 फिगर में थॉमस मुनरो की पिक्चर दी हुई है, ठीक है? इन्होंने द गवर्नर ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी इन द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है? इन्होंने, ये थॉमस मुनरो थे, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। और कहाँ पर किया था? मद्रास के प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने मद्रास में, बॉम्बे में, इस एरिया में, मतलब मद्रास और बॉम्बे के जितने भी एरियाज थे नियर बाय के, उसमें इस सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। द सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द रैयत और एंड द पीजेंट्स। ये सेटलमेंट्स जो था ना, ये एक तरह से रैयत, रियोट्स और पीजेंट्स के बीच में था। रियोट एक तरह के ऑनर्स को बोल सकते हैं, वो पहले के होते थे ना कि पीजेंट्स जिनकी जमीन पर काम कर रहे थे, एक तरह से ऑनर ही हुए, उस जमीन के ऑनर हुए, या फिर पीजेंट्स की अपनी जमीन भी होती थी तो लगान इकट्ठा किया जाता था। कुछ नॉलेज होगी लगान वगैरह इकट्ठा करने की आप लोगों को,
तो ये वही था, पीजेंट्स से लगान लिया जाता था। दैट इज पीपल हु डायरेक्टली टिल द लैंड एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर जितने भी पीजेंट्स थे, जो भी लोग थे, वो डायरेक्टली आकर लोग रेवेन्यू दे दिया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये रैयत्स को दे दिया करते थे और रैयत्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। इसके बाद है द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द विलेजेस। उसके बाद इन्होंने सोचा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स ने, गवर्नर ने सोचा कि हम किसी थर्ड पर्सन को क्यों इन्वॉल्व करें रेवेन्यू लेने के लिए। तो इन्होंने अपने ही जो मेंबर्स थे उनको इस काम में लगा दिया था। अपने टीम के ही मेंबर्स को उन्होंने लगाना और रेवेन्यू लेने के लिए विलेजर्स के पास भेज दिया करते थे। द फील्ड वर टू बी केयरफुली असेस्ड एंड सर्वेड। उसके बाद वो खुद जाकर जो भी उनकी जमीन थी, जिस पर भी वो लोग, जो भी पीजेंट्स काम करते थे, जो भी उनकी लैंड थी, उस लैंड पर जाकर वो लोग खुद सर्वे करते थे। क्लियर है? एंड द रेवेन्यू वॉज टू बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। और पहले जैसे जैसे परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था, सेम इस सिचुएशन में भी, इस सिस्टम में भी रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था। It was felt that without intermediaries like the zamindars, the revenues collection would be higher and the riots would also be protected from exploitation of the zamindars. जो ये रैयत थे ना, ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मेंबर्स थे, टीम के ही लोग थे। इन्हीं लोगों को बोला जाता था कि आप जाके रेवेन्यू को कलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें क्या होता था, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती थी, जैसे कोई जमींदार नहीं होता था। तो जो जमींदार लोग पीजेंट्स और फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता था। तो एक तरीके से जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनको प्रोटेक्शन मिल जाता था, उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाता था इस सिस्टम में। बट उनको भी डायरेक्टली क्या बोलते हैं, रैयत्स को अपने रेवेन्यूज पे करने पड़ते थे। ठीक है? would also be protected from exploitation of the zamindars. In actual practice, however, the peasants became the tenants of the land with the government as the owner. इसमें क्या होता था, सिंपल से वे में बोला जाता था कि पीजेंट जो होते थे वो एज ए टेनेंट्स के रूप में रहते थे, एक किराएदार के रूप में थे, जिससे लगान लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था। और जो यहाँ ओनर होते थे, ओनर डायरेक्टली गवर्नमेंट थी, नॉट एनी थर्ड पर्सन। ठीक है? गवर्नमेंट खुद जाकर अपने लोगों को बेचती थी और खुद जाकर रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। द रैयतवाड़ी सिस्टम रेज्ड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट बट द कल्टीवेटर्स सफर्ड। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हो रहा था, रेवेन्यू को जो है ना वो बढ़ा दिया जा रहा था, गवर्नमेंट उसे बढ़ा रही थी। ठीक है? ऑफ द गवर्नमेंट बट द कल्टीवेटर सफर। लेकिन वहां भी सिचुएशन ये आ रही थी, जो भी पे करने वाले थे, जो भी कल्टीवेटर्स थे, यानी पीजेंट्स हुए, फार्मर्स हुए, जो भी पे करने वाले लोग थे, वो इतना पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रेवेन्यू दिन पर दिन बढ़ा रही थी गवर्नमेंट, उसका अमाउंट रेट कई बार बढ़ा देती थी। तो इसमें कल्टीवेटर्स को सफर करना पड़ा था, पीजेंट्स को सफर करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, in many areas no surveys were carried out. Sometimes there was over assessment due to faulty surveying. The peasants became impoverished and fell into debts, and so as much could not invest in their land. Failure on the part of the peasant to pay his dues with
would lead to his land being sold off by the government. इसमें क्लियरली वो यही बोल रहे थे कि जो उनका मार्केट जो भी वो रेवेन्यू पे कर रहे थे, अब इस जो हम परमानेंट सेटलमेंट देख रहे थे उसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया था कि जो भी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है वो जमींदार करे। करप्शन वहां पर होने लगा था क्योंकि जमींदारों ने वो पैसे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाए थे। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली कोई भी जमीन में किसी भी प्रकार की पीजेंट्स की जो भी लैंड थी उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। अब अगर किसी भी जमीन में बार बार फर्टाइल किया जाए तो उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती है, उसमें कुछ ना कुछ जरूरतें खत्म होती जाती हैं, तो लैंड के लिए चाहिए रहती है, लाइक खाद हो गए, फर्टाइल हो गए, चाहे कुछ भी ऑप्शन हो, ठीक है, मेडिसिन हो गई, वो सब चीजें। लेकिन जब वो चीजें गवर्नमेंट नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रही थी, नहीं दे पा रही थी, तो इसके कारण लोगों को वहाँ जो पीजेंट थे उन्हें सरवाइव करना पड़ रहा था और वो अपने जो भी ड्यूज थे, जो भी रेवेन्यूज थे वो पे नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनके ड्यूज बढ़ते चले जा रहे थे और सेम एज वो भी मनी लैंडर्स से मनी बोरो करने लगे और अपने रेवेन्यूज को पे करने लगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर खत्म कर रही हूँ बेटा, एक मीटिंग अटेंड करनी है प्रिंसिपल सर के साथ में। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, पहले अटेंडेंस ले दो। लेट्स स्टार्ट विद अटेंडेंस। अंकित प्रेजेंट मैम। हिनल प्रेजेंट मैम। कशिश खुशी माही प्रेजेंट मैम। प्रेम मास्टर प्रेजेंट मैम। प्रेम प्रेजेंट मैम। रचिता प्रेजेंट। बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा।